हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज मैंने इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है उससे एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान का विकास हुआ और भारत के संवैधानिक पृष्ठभूमि के इतिहास को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में एक लंबे समय तक अपने शासन को बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए समय दर समय एक के बाद एक ब्रिटिश संसद से कानून बनाती थी और उसे भारत में लागू करती थी, जिससे हमारे भारत की जनता परिचित होती थी और भारतीय लोगों में संवैधानिक चेतना का विकास होते रहता था। और दूसरी तरफ भारत में संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। ये सिलसिला शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक ये सिलसिला चलता है और वहीं दूसरी तरफ भारत में संवैधानिक पृष्ठभूमि का विकास होता है और भारतीय लोगों में संवैधानिक चेतना जगती है। और यही वजह है कि आज हमारे देश का एक संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू किया गया और आज हमारा देश एक संवैधानिक देश है। तो ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। इस पर एक अच्छा समझ होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हर तरह के एग्ज़ाम को फेस किया जा सके। ये एक लंबा टॉपिक है जिसमें हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को है ना मेंशन करेंगे, कवरेज करेंगे। तो कई पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे। आज इस पार्ट में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझेंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक नज़र डाला जाए कंपनी के शासन पर। कंपनी का शासन 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक तो प्रारंभिक दौर से लेकर पलासी युद्ध तक का, और दूसरा पलासी युद्ध से लेकर सैनिक विद्रोह तक का, और तीसरा सैनिक विद्रोह से लेकर भारत की आज़ादी तक का। यानी कि प्रारंभिक दौर 1600 से लेकर 1757 के पलासी युद्ध तक के दौर को कंपनी के संघर्ष का दौर कहा जाता है। इस बीच कंपनी जो थी भारत में सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाई थी और वो जद्दोजहद कर रही थी, संघर्ष कर रही थी अपने पाँव को भारत में जमाने के लिए। दूसरा है 1757 के पलासी युद्ध से लेकर 1857 के सैनिक विद्रोह तक का दौर। इस दौर को कंपनी के शासन के दौर के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में इस बीच कंपनी का शासन था और कंपनी जो थी भारत पर अपना शासन स्थापित किए हुए थी। भारत की प्रशासनिक और भारत की व्यापारिक स्थिति पर कंपनी का कंट्रोल था। यानी शासन उनके कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का भी नियंत्रण था। तीसरा है 1857 के सैनिक विद्रोह से लेकर 1947 के भारत की आज़ादी तक का दौर। इस दौर में यानी इस बीच जो था भारत का शासन वो सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के हाथ में था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में था और ब्रिटिश सरकार ही भारत के शासन को चला रही थी। तो ये 3 दौर है। अब यहाँ पे एक्ट कहाँ से आना शुरू हुआ? क्या कंपनी के प्रारंभिक दौर से ही आना शुरू हो गया? जब कंपनी भारत में संघर्ष कर रही थी तभी से एक्ट आना शुरू हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ तब से एक्ट आना शुरू हुआ। यानी कि 1615 से लेकर और 1757 तक का जो दौर था वो तो संघर्ष का दौर था। उस समय उस बीच जो थी कंपनी जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक अधिकार भी अभी तक सही से नहीं मिला था। व्यापार के लिए भी कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था और इसके बदले उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता था यहाँ के राजाओं को, है ना। तो वो संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, कई तरह के विरोध प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन 1757 के पलासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी जो थी स्थापित हो गई और अब कंपनी को है ना व्यापार और प्रशासन दोनों का अधिकार मिल गया और कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं था। सबसे पहले कंपनी को बंगाल क्षेत्रों में यह अधिकार मिला और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपना पांव फैला लिया। तो ये था प्रारंभिक दौर कंपनी का। दूसरा था वो कंपनी के प्रशासन वाला दौर, जब 1757 के बाद
1757 की पलासी युद्ध के बाद या 1764 की बक्सर युद्ध के बाद अब कंपनी के शासन का स्थापना हो गया, क्योंकि कंपनी को कर वसूलने का अधिकार मिल गया। कंपनी के अधिकार में दीवानी क्षेत्र चला गया, है ना। तो ये कंपनी के शासन का दौर शुरू हो गया यहाँ से और 1857 तक चला। लेकिन 1857 में जब एक बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी जो है भारत को नियंत्रित करने में सफल नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो कंपनी के हाथ से शासन अपने हाथों में ले लिया। यानी कि अब जो है भारत का शासन कंपनी यानी अब भारत का शासन कंपनी नहीं चला रही है, बल्कि ब्रिटिश सरकार ही चला रही है। तो ये था 3 दौर भारत के शासन पर, है ना, कंपनी का। अब हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझेंगे कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये क्यों आया था, जबकि पलासी युद्ध के ठीक बाद, पलासी युद्ध के कुछ समय बाद आया था। हुआ ये था कि पलासी युद्ध के बाद अब बंगाल क्षेत्रों पर, है ना, बंगाल के व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों पर कंपनी का, है ना, कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया, यानी कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कर भी कंपनी ही वसूल रही है, लेकिन कंपनी सफल नहीं हो पाई। व्यापार और प्रशासन दोनों को संभालने में कंपनी सफल नहीं हो पाई। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश संसद को उस समय प्रधानमंत्री थे फ्रेडरिक नॉर्थ, है ना। 1773 के समय फ्रेडरिक नॉर्थ प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भारत के लिए भेजा गया था। क्या हुआ था, क्यों भेजा गया था, ये समझते हैं। हुआ ये था कि 1765 ईस्वी में कंपनी बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इससे पहले जहां कंपनी ब्रिटिश सरकार को लगभग 1 लाख जो है पाउंड प्रत्येक वर्ष कंपनी सरकार को दिया करती थी, है ना, लाभ के रूप में। चूँकि कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने ये अधिकार दिया था, ये एकाधिकार दिया था, यानी कि मोनोपोली दिया था कि वो भारत और पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं को ये एकाधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बदले कंपनी जो थी प्रत्येक वर्ष 1 लाख पाउंड, है ना, देती थी लाभ के रूप में, है ना, मुनाफे के रूप में, यानी कि या कुल मिला के बोले तो कर के रूप में भी समझ सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ 1765 में कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से खुद 4 मिलियन पाउंड जो है कर्ज के रूप में लेना पड़ा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई थी। बहुत बड़ा लॉस हुआ था इस बार कंपनी को। लॉस हुआ क्यों था, तो लॉस होने का ये वजह था कि 1769 ईस्वी में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पैदा हुआ था, जिससे पूरे बंगाल में भूखमरी पैदा हो गई, और उस समय के बंगाल की जनसंख्या के 1/3 जनसंख्या को भूख की वजह से मरना पड़ा था। दूसरा वजह ये था कि 1766 से 1769 ईस्वी के बीच, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो हैदर अली और कंपनी के बीच हुआ था। कंपनी और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसका कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस युद्ध से कंपनी को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और इस युद्ध में बहुत सारे धन की क्षति हुई, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, और यही वजह है कि बहुत बड़े घाटे को सहना पड़ा। तीसरा वजह है भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब के सब भर भर के भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए थे, यानी कि अपना झोली भरना शुरू कर दिए थे चारों तरफ, है ना। कंपनी के चारों तरफ जो थी अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। उधर ब्रिटेन में भी भारत से जो धन लूट के ले जाया जा रहा था वहाँ भी उसे बांटने में अराजकता की स्थिति, और भारत में भी कंपनी के कर्मचारी अपने लाभ को देख रहे थे, है ना, और अपना झोली भरने में लगे हुए थे। पूरे भारत और ब्रिटेन दोनों में, है ना, कंपनी द्वारा लूटे जा रहे धन की वजह से अराजकता की उत्पन्न हो गई, और हर तरफ, है ना, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, है ना, था कंपनी के अंदर। चौथा कारण था टी ट्रेड में लॉस। टी ट्रेड
है ना, चाय के व्यापार, है ना, चाय के व्यापार में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। होता ये था कि भारत से चाय लेकर कंपनी जो थी अमेरिका के बाज़ारों में इसे बेचती थी, लेकिन इस बार, है ना, डच व्यापारी जो थे, डच कंपनी जो थे, जो अमेरिका के उपयोग का लगभग 85% पूर्ति, है ना, 85% जो व्यापार थे वही शुरू कर दिया अमेरिका के बाज़ारों में, जिससे अब ब्रिटेन की चायों की, है ना, मांग एकदम से कम हो गई और ब्रिटेन का जो चाय था, है ना, कंपनी का जो चाय था वो गोदाम में पड़ा सड़ना शुरू हो गया। अतः इस वजह से भी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और बहुत बड़े घाटे में कंपनी चली गई, और जिसके वजह से कंपनी को ब्रिटिश सरकार से, है ना, कर्ज के रूप में 4 मिलियन पाउंड लेना पड़ा, जहां इससे पहले कंपनी ब्रिटिश सरकार को दिया करती थी मुनाफे के रूप में, वहां इनको लेना पड़ा कर्ज के रूप में। तो ये 4 वजह थे जिससे कंपनी को बहुत बड़े नुकसान में जाना पड़ा। तो इस वजह से अब ब्रिटिश संसद को लगा कि कंपनी जो है वो भारत में व्यापार को और प्रशासन को नियंत्रित करने में असमर्थ है। उन पर कुछ नियंत्रण किया जाए ब्रिटिश संसद का, यानी कि उसे अपने नियंत्रण में लिया जाए, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए, क्योंकि कंपनी जो है ऐसे अपने, यानी कि खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से वो भारत को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। अतः इसीलिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसका अर्थ ही होता है रेगुलेट करना, है ना, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि सब कुछ अब, है ना, ठीक हो जाए और फिर से ये स्थिति उत्पन्न न हो, है ना, कि कंपनी को लोन लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े हम ही लोग से। जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि भारत से, है ना, लाभ कमा कर वो ब्रिटेन भेजे, है ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। इसीलिए तुरंत जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उस समय के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ ने ये एक्ट पास किया, और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। यानी कि कंपनी पर, है ना, क्या किया गया, तो ब्रिटिश संसद का कंट्रोल स्थापित हो गया। इस एक्ट के तहत कंपनी पर किसका कंट्रोल स्थापित हो गया, तो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि अब कंपनी ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आ गई। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना किया गया इस एक्ट के तहत। तीसरा क्या किया गया, तो कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, यानी कि जहां पहले कंपनी जो थी सिर्फ व्यापार कर रही थी, अब पलासी युद्ध के बाद कंपनी जो थी, है ना, पलासी युद्ध के बाद, है ना, कंपनी जो थी अब क्या कर रही थी, पलासी और बक्सर युद्ध के बाद कंपनी जो थी क्या कर रही थी, तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी, है ना, प्रवेश कर गई थी, व्यापारिक और प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई थी। तो उनके इस प्रवेश को ब्रिटिश संसद ने मान्यता दे दिया, है ना, अलाउंस दे दिया, है ना, क्या दे दिया, तो परमिशन दे दिया कि हाँ आप ये कर सकते हैं। तो कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को, है ना, ब्रिटिश संसद के द्वारा मान्यता दे दिया गया, इस एक्ट के द्वारा मान्यता दे दिया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से। चौथा क्या था, तो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, ध्यान देना है दोस्तों कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास, यानी कि प्रशासन की सुविधा के लिए उस समय भारत में मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थे। बंगाल 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था, बंगाल, मुंबई, मद्रास, और तीनों के एक गवर्नर हुआ करते थे। तीनों के जो एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको गवर्नर कहा जाता था, जैसे मुंबई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर नहीं है बल्कि गवर्नर जनरल हैं, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत पहले गवर्नर जनरल कौन चुने गए, तो वारेन हेस्टिंग, है ना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत पहले गवर्नर जनरल चुने गए वारेन हेस्टिंग, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। और क्या किया गया, तो मुंबई के जो गवर्नर थे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन दोनों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि इनके अंडर में कर दिया गया। यानी मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो हैं वो क्या करेंगे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि अपने काम का जवाबदेही अब इनके प्रति था, बंगाल के गवर्नर
जनरल के प्रति मुंबई और मद्रास के गवर्नर का था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, तो बंगाल के गवर्नर को है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी है ना मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसके तहत पहले गवर्नर जनरल चुने गए वॉरेन हेस्टिंग्स। तो समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद अब आगे समझते हैं कि गवर्नर जनरल की काम में सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम था कार्यकारिणी परिषद, है ना। गवर्नर जनरल की काम में सहायता के लिए, है ना, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोलते हैं, जिसमें 4 सदस्य सुनिश्चित किए गए। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य सुनिश्चित किए गए और इसमें निर्णय बहुमत के आधार पे लेना था, यानी कि गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेगी तो वो है ना कार्यकारिणी परिषद के सलाह से ही लेगी और वो भी बहुमत के आधार पे। जैसे 4 सदस्य ये और एक बंगाल के गवर्नर, है ना, तो कुल मिला के 5 हो गए। अगर निर्णय 3/2 से ही लिया जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल को कोई भी निर्णय लेना है तो कम से कम 2 कार्यकारिणी परिषद उनके पक्ष में होंगे तभी वो निर्णय ले सकते थे, नहीं तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिला के गवर्नर जनरल को स्वतंत्र नहीं किया गया था और यही है ना, यही एक कमी था, यही आगे कमी बनेगा जो आगे हम समझेंगे। तो कुल मिला के गवर्नर जनरल को स्वतंत्र नहीं किया गया था, निर्णय लेने के लिए वो बाध्य थे, किसके, तो कार्यकारिणी परिषद के बाध्य थे, है ना। तो ये समझ गए हम लोगों ने ये समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं 5वीं बात, इस एक्ट के तहत क्या हुई थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस 1773 के एक्ट के तहत, है ना, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय केवल ब्रिटिशर्स के लिए ही स्थापित किया गया था, ये भारतीयों के लिए नहीं था। यानी कि इस सर्वोच्च न्यायालय का काम था कि कंपनी के अधिकारी, है ना, और जो भी ब्रिटिश हैं कंपनी के कर्मचारी, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई करना, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम था, सर्वोच्च न्यायालय का काम था, जिसको इंपीरियल कोर्ट भी कहा जाता था उस समय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कब, तो 1774 में। कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थी, है ना, इसमें एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसका नाम था एलिजा इम्पे, है ना। ये महिला थी, प्रथम इस सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे, है ना, जिनका नाम था हाइड, लिंगेस्टर और चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे। अब 6ठी बात क्या थी, तो कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध, यानी कि जिस वजह से कंपनी को इतना सारा नुकसान में जाना पड़ा था, उस वजह को दूर करना, है ना, उस वजह को दूर करना था इस बात के तहत। यानी कि कंपनी के कर्मचारियों को प्रतिबंधित किया गया कि अब जो है कंपनी के कर्मचारी, है ना, किसी भी भारतीय से कंपनी के अलावा कोई भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं करेगा, कोई भी पर्सनल ट्रेड नहीं किया जाएगा, पर्सनल बिजनेस नहीं किया जाएगा। जो भी बिजनेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा ही होगा। कंपनी के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी भारतीय से अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे, भारतीयों से रिश्वत नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे और भारतीयों से उपहार या भेंट नहीं लेंगे। तो इस तरह से, है ना, क्या किया गया, तो कंपनी को इन सारे चीज़ों से क्या किया गया, तो प्रतिबंधित किया गया, ताकि कंपनी में फिर से पहली जैसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए। उसके बाद क्या किया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश संसद का कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित किया गया। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, एक 24 लोगों का एक टीम था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशकों का समूह। जब कंपनी का स्थापना हुआ था तभी ये एक टीम बनाया गया था 24 लोगों का, जिसका काम था कंपनी का संचालन करना और कंपनी का देखरेख करना, कंपनी के हर तरह के मामले का देखरेख करना, है ना। ये इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था, जिसको निदेशकों का समूह कहा जाता है। तो
इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही है ना क्या किया गया, तो कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित किया गया। किसका, तो ब्रिटिश संसद का, है ना। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा भी एक और यानी एक और समूह था जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये क्या था भाई, तो ये निवेशकों का समूह था। यानी कि इसका भी यानी ये भी तभी से अस्तित्व में है जब से कंपनी अस्तित्व में है ना। इसका मतलब होता है निवेशकों का समूह, यानी कि कंपनी, जो लोग कंपनी में अपना शेयर, है ना, शेयर खरीदे हुए थे, जो लोग कंपनी में अपना पूंजी लगाए हुए थे, शेयर खरीदे हुए थे, है ना। अगर लाभ भी होगा तो इनको सहना पड़ेगा, नुकसान भी होगा तो इनको सहना पड़ेगा, है ना। ये सब निवेशक थे जो कंपनी में अपना शेयर, है ना, खरीदे हुए थे, जो कंपनी में अपना पूंजी लगाए हुए थे, है ना। उन लोगों का ये समूह था जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। लगभग 200 से भी अधिक, है ना, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य थे। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य, है ना, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चयन करते थे और 24 सदस्यों का चयन करते थे। और फिर बाद में ये 24 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते थे और उसके बाद पूरे कंपनी पर अपना नियंत्रण रखते थे, पूरा कंपनी का देखरेख करते थे। तो ये हम समझ गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश संसद का कंपनी पर एक सशक्त यानी कि एक कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया कंपनी पर, यानी कि एक सशक्त नियंत्रण कंट्रोल स्थापित किया गया कंपनी पर। किसके माध्यम से, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। यानी कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर किसको रिपोर्ट करेंगे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, और बंगाल के गवर्नर जनरल किनको रिपोर्ट करेंगे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किनको रिपोर्ट करेगा, तो ब्रिटिश संसद को। तो ये एक नियंत्रण हुआ, है ना, ब्रिटिश संसद का कंपनी पर। नियंत्रण मतलब जवाबदेही, यानी इन दोनों अपने काम का जवाबदेही बंगाल के गवर्नर जनरल को देंगे और ये देंगे अपने काम का जवाबदेही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स किसको देंगे, तो ब्रिटिश संसद को। और इस तरह से पूरे कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। और ये पहला कोई कानून था जो, है ना, ये पहला कोई कानून था जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाकर भारत के लिए भेजा गया था। यानी भारत में आने वाला ये कोई पहला कानून था। वो भी तब लाया गया जब कंपनी, है ना, जब कंपनी असमर्थ हो गई, जब कंपनी असमर्थ हो गई भारत की प्रशासन, है ना, प्रशासन और व्यापार को संभालने में, है ना, असमर्थ हो गई, तो ब्रिटिश संसद को लगा कि नहीं, इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है भारत में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, भारत से धन लूटना, वो असफल हो जाएगा। इसीलिए, है ना, पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। किस लिए लाया गया, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और यहीं से कंपनी 1757 से कंपनी के शासन का दौर शुरू हो जाता है ना। और हमने बताया था कि 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन का दौर रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका कंट्रोल भी था, तो ब्रिटिश संसद का, है ना। इसी के द्वारा ब्रिटिश का कंट्रोल शुरू हो गया। तो इस एक्ट के तहत हमने देखा ये सारी बातें, है ना, तय की गई। याद रखना दोस्तों, इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इसी एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर चुने गए। ये सब याद रखना है, बहुत सारे हर तरह के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, है ना। और इसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो ये इसी एक्ट के तहत 1774 में हुआ, है ना। उसके बाद यही मुख्य रूप से ये सब बातें हैं जो याद रखना है। और यूपीएससी और पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए, है ना, ये जानना ज़रूरी है कि क्या थी, क्यों आया था ये एक्ट, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो ये एक्ट लाया गया था, क्या कारण थे इसके, है ना, जो हमने मेंशन किया 4 कारण थे। कंपनी लॉस में चली गई थी, इसलिए तुरंत जो था कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था ब्रिटिश संसद का, है ना। तो क्या कारण थी, कैसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी, है ना, क्या थी इस कानून की विशेषताएँ, तो हमने देखा ये सब इस कानून की विशेषताएँ थी, जिसमें पूरा प्रयास किया गया कि कंपनी के, है ना, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्या थी इसकी कमियां, तो इसकी कमियां भी थी, यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ कमियां थी इस एक्ट में,
कुछ अवगुण थे इस एक्ट के, है ना, अविशेषताएँ थी इस कानून की, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, है ना, जिसको दूर करने के लिए फिर आगे भी कानून आया, जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, है ना, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 यानी 1786 का संशोधन अधिनियम, ये सब कानून आया इसी में सुधार करने के लिए। यानी कि कुछ बातें ऐसी थी जिसको सुधारने के लिए फिर आगे, है ना, ये सब कानून लाया गया। जैसे तुरंत 1700 यानी कुछ ही समय बाद 8-9 साल बाद ये एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्या करने के लिए? तो इस एक्ट में सुधार करने के लिए, है ना, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? तो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब जो थी कलकत्ता की सरकार जो है, कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल के लिए भी, बिहार के लिए भी और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। ये अधिकार कलकत्ता की सरकार को दे दिया गया। और क्या था भाई? तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। कुछ कमियां क्या थी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को स्वतंत्र नहीं किया गया था। कहने को तो पावर इन्हीं के हाथ में था, सबसे सर्वे सर्वा यही थे पूरे भारत के प्रशासन के और व्यापारिक मामले के, लेकिन ये खुले तौर पर निर्णय नहीं ले सकते। ये कार्यकारिणी परिषद के बंधन में बंधे हुए थे। कम से कम 2 कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को अपने पक्ष में करना होता था, तभी ये निर्णय ले सकते थे। तो ये स्वतंत्र नहीं थे, इसीलिए इनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, बार बार ये कंप्लेन करते थे, है ना, ब्रिटिश संसद में। इसके अलावा क्या था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन दोनों को भी एक दूसरे से लिंक कर दिया गया। यानी इन दोनों का भी कनेक्शन जोड़ दिया गया, जिससे न वो ढंग से काम कर पा रहे थे, न वो ढंग से काम कर पा रहे थे। इनके काम में वो बाधा देते थे, उनके काम में वो बाधा देते। यानी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोनों एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि दोनों को लिंक कर दिया गया था। अतः इस एक्ट में ये क्या किया गया? इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 यानी 1781 के, है ना, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया? तो ये कमियां दूर की गई। जैसे गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को पृथक किया गया, इन दोनों के अधिकार को अलग किया गया। जैसे राजस्व वसूली का जो भी अधिकार है, यानी दीवानी मामला से जुड़ा हुआ कर वसूलने का जो भी मामला है, वो गवर्नर जनरल के अधीन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा सैन्य से जुड़ा हुआ मामला, न्याय से जुड़ा हुआ मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें, है ना, गवर्नर जनरल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह से दिक्कतों का समाधान किया गया इस एक्ट के तहत। इसके अलावा क्या था? तो भारतीय रीति रिवाज को, है ना, भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। यानी कि ये निर्देश दिया गया इस कानून के तहत, यानी इस एक्ट के तहत ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी, है ना, किसी भी तरह का न्याय करे तो वो भारतीय लोगों के रीति रिवाज को, धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, है ना, उनकी जो मान्यताएं हैं धार्मिक और सामाजिक, उनको ध्यान में रखते हुए वो न्याय करे, है ना, ताकि भारतीय लोगों में आक्रोश पैदा न हो और वो किसी भी तरह का विद्रोह नहीं करे। जन आक्रोश को नहीं बढ़ाना है, उनके मान्यताओं को, उनकी रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए न्याय करना है। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें ये सारी बातें कही गई थी, है ना। इसके अलावा फिर, है ना, इसके अलावा फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कैसे जो है अधिकार दिया गया। यहाँ पे ये जो बंधे हुए थे इनको स्वतंत्र किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल हमने इतनी सारी बातें आपको समझाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया और 1781 का अमेंडमेंट एक्ट बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और आपके नॉलेज में 4 चांद लगाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।